अब देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे थे विजय जी, अगर उसी को ठीक से रीड किया जाए या उसी को पढ़ा जाए तो दो वर्गों में बांटकर अपने आप देखा जा रहा है देश की जनता को। एक कह रहे हैं वो कि देखिए, जो मोदी के खिलाफ हैं, जो मोदी की विचारधारा से अलग हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उन्हें आप सबको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। और एक दूसरा वर्ग है जिसे विपक्ष कहता है कि वो अंधभक्त है, जो बीजेपी के सपोर्टर है, उन्हें इलिटरेट कहता है। तो ये दो वर्ग बट गए हैं। हाँ, ये लड़ाई तो साफ दिख ही रही है। पिछले काफ़ी समय से ये लड़ाई चली रही है, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। देखिए, दिमागी नक्सल को नक्सल के साथ जोड़ना वर्बेटम, ये थोड़ा सा अन्याय है। नक्सलवाद एक अलग चीज़ थी, वो भी एक अपने आप में सोचती। दिमागी नक्सलवाद वाले लोग थे क्या मूर्ख लोग थोड़ी थे वो सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे जो उस मूवमेंट को चला रहे थे। उसमें जो लोग बंदूक चला रहे थे उसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो उस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे वो पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट किस्म के लोग, और वो सब लोग थे। और उसके खिलाफ अमित शाह जी ने बड़ी ताकत के साथ उस काम को पूरा किया है। इसकी तारीफ करनी चाहिए, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया। बल्कि मैं तो कल चर्चा कर रहा था कि उस पर ज़्यादा जोर से चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ। पूरे रेड कॉरिडोर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। 97% कहा जा रहा है कि 97% ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो लड़ाई थोड़ी सी आसान थी, ठीक है। अब दिमागी नक्सल को बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि देश विरोधी है। मोटे तौर पर मैं देश विरोधी नहीं मानता। कुछ लोग उसमें देश विरोधी लोग होंगे, देश विरोधी ताकतें भी होंगी जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भी कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन दिमागी नक्सल, यदि आप ये समझते हैं कि जो भी आपके खिलाफ खड़ा है वो दिमागी नक्सल है, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि दिमाग को ख़त्म करना और दिमाग से लड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है, समझे। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में बार बार हार रही है। इसलिए वो अलग अलग शब्दों को, अलग अलग जो स्लोगन्स है वो गढ़ती है। जैसे अर्बन नक्सल की बात हुई, मैं जयराम रमेश की बात हुई, मैं पार्लियामेंट में भी देखा था। कल भी मैंने इस पर चर्चा की कि पार्लियामेंट में 2 बार चर्चा हुई, बड़े तौर पर चर्चा कई बार हुई, लेकिन 2 बार सरकार ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया कि अर्बन नक्सल क्या होता है, और कोई अर्बन नक्सल नहीं है देश में। अब जब आप अर्बन नक्सल को डिफाइन नहीं कर पाए तो आपने एक नया शब्द कर दिया, दिमागी नक्सल। लोगों के दिमाग में ये ना बैठे कि केवल आप जो सोच रहे होंगे देश विरोधी और वो सब है, आप या तो उसको डिफाइन करें कि भाई देश विरोधी जो लोग हैं वो दिमागी नक्सल है। लेकिन कहीं देश में ये बैठ गया कि आपके विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं उनको आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं, तो ये लड़ाई भारी पड़ सकती है। और मोटे तौर पर पिछले 12 साल में ये लगता है कि जो भी आपके खिलाफ हो उसे आप देश विरोधी करार देते हैं। जो लोग सरकार और देश को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ क्या हो गया, राष्ट्रवाद में भी ऐसा ही हो रहा है, नेशनलिज्म में भी, कि सरकार और राष्ट्र को हमने एक मिला दिया है। सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो राष्ट्र के खिलाफ है। इस डिस्टिंक्शन को जब तक सरकार, भारतीय जनता पार्टी उनका नेतृत्व नहीं करेगा तो ये शब्द कोई बहुत आपको उनके सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए, ये कोशिश विपक्ष ने शुरू भी कर दी ना, जिसका जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे, संगीत त्यागी जी, कि सरकार अगर अर्बन नक्सल के बाद अब दिमागी नक्सल की बात कर रही है, तो ये उन तमाम लोगों को दिमागी नक्सल कह रही है जो इनके खिलाफ हैं, जो इनके खिलाफ लड़ते हैं, या जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, या जो इस सरकार को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि विजय जी की व्याख्या जो है वो ठीक नहीं है, और चिदम्बरम की भी व्याख्या ठीक नहीं है। हमको पढ़ना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई एमएल का डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है सरकार ने, बहुत शानदार चीज़ है वो, और जिसका जिक्र मैंने भी अभी ये किताब अपनी जो लिखी वो नक्सलिज्म के ही अंत पर लिखा है। उसमें वो कहता है क्या कि हमको समाज के हर क्षेत्र में इस तरीके से पेनिट्रेट करना है, चाहे वो भजन मंडली हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इन सभी जगह ऐसे तरीके से काम करना है कि समाज को नहीं लगे कि तुम इसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन पेनिट्रेशन का यही जरिया है। दूसरी बात कहा गया कि भाई अर्बन नक्सल को डिफाइन नहीं आज तक किया गया है, बड़ी अच्छी बात। ये जो सीपीआई एमएल है इसके कम से कम 12-14 स्प्लिट हुए हैं, और क्यों हुए हैं मालूम है? हर बार किसी महिला को लेकर के स्प्लिट हुए हैं। मज़ेदार बात है कि ये उस नेता के साथ चली गई, वो उस नेता के साथ चली गई, वो उसके साथ रह रही है, स्प्लिट हुए। लेकिन हर समय मुद्दा क्या बनाया गया, हम स्टेट में एनिमी कौन होगा आज तक डिफाइन नहीं कर पाया है।
ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, न सीपीआई डिफाइन कर पाई है, न सीपीएम डिफाइन कर पाया, न सीपीआई एमएल डिफाइन कर पाया। बहुत एकेडमिक बात मैं बोल रहा हूँ।